हमारा जीवन इस पृथ्वी के छोटे से हिस्से पर मौजूद है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल में इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। इसके बाहर यदि बात करें तो हमारी गैलेक्सी में अभी तक एक ही जीवित ग्रह का हम पता लगा पाए हैं और उसी पर हम रहते हैं, यानी पृथ्वी। परंतु इस ब्रह्मांड में हमारे जैसी गैलेक्सियां बहुत सारी मौजूद हैं, जिनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग जीवन की और जीवन से संबंधित जीवों की संभावनाएं हैं। आज हम पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। इस समय जिस गैलेक्सी में हम मौजूद हैं उसका नाम मिल्की वे है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल हमारी मिल्की वे ही एक गैलेक्सी नहीं है, बल्कि इस तरह की और भी कई गैलेक्सियां हैं। आज हम आपको बताएंगे इस ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां मौजूद हैं। रात के समय जब आप किसी गर्मी की रात में आसमान की ओर देखते हैं तो आपको जितने भी तारे दिखाई देते हैं वो सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद होते हैं। शायद इसी वजह से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि इस ब्रह्मांड में केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही मौजूद है। लेकिन लोगों की यह सोच तब बदल जाती है जब साल 1924 में एडविन हबल ने कई सारे स्पाइरल नेबुला में वेरिएबल स्टार्स की पहचान कर ली थी, जिनकी मदद से उन्होंने उस स्पाइरल नेबुला का डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। इसके बाद से इस नतीजे पर पहुंचे थे कि स्टार्स मिल्की वे से इतनी दूर थे कि वे मिल्की वे का हिस्सा नहीं हो सकते। इसका मतलब हुआ कि स्टार्स हमारे गैलेक्सी के बाहर मौजूद किसी दूसरी गैलेक्सी का हिस्सा थे। तब से वैज्ञानिक लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां मौजूद हो सकती हैं। साल 1995 में हबल टेलीस्कोप को उमा मेजर कंसोलेशन के एक बेहद ही छोटे रीजन पर लगातार फोकस किया गया। यह फोकस एरिया पूरे अंतरिक्ष का मात्र 24 अरबवां भाग था, लेकिन उसमें भी हमें 3 नई गैलेक्सियों का पता चला। इसी तरह हबल के 2003 और 2004 के डाटाबेस के आधार पर कंसोलेशन के छोटे से एरिया का जब हमने इमेज कंस्ट्रक्ट किया तो उसमें भी हमें नई गैलेक्सियां मिली। इस इमेज को हबल अल्ट्रा डी फील्ड का नाम दिया गया। इस इमेज के केवल सेंटर पर अगले 10 साल तक फोकस किया गया। इस छोटे से एरिया के डाटा को असेंबल करके जब उसे अल्ट्रा वायलेट विजुअल और इंफ्रालाइट में सर्व किया गया तो हमें पता चला कि यहाँ 500 नई गैलेक्सियां मौजूद हैं। अब आप खुद सोचिए, जब अंतरिक्ष के इतने छोटे भाग में इतने सारे गैलेक्सियां मौजूद हैं तो पूरे ब्रह्मांड में कितनी होंगी। हो सकता है प्रत्येक गैलेक्सी में हमारे जैसा सौर मंडल भी हो और हमारे जैसे सौर मंडल के साथ साथ हमारा ग्रह यानी कोई जीवित ग्रह भी हो, जहां पर हमारे जैसे या हमसे अलग तरह के परग्रही जीव भी हों। साल 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने अनुमान लगाया था कि हमारे ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां मौजूद हैं। लेकिन अब नासा के वर्तमान डाटाबेस के आधार पर हमारे पास 200 बिलियन गैलेक्सियां मौजूद होनी चाहिए। हालांकि यह अभी केवल एक अंदाजा है और आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये नंबर केवल उन गैलेक्सियों के हैं जिन्हें हम अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर चुके हैं। हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और ऐसे में कुछ ऐसी भी गैलेक्सियां हैं जिनकी लाइट न तो हम तक पहुंच सकी है और न कभी आगे पहुंच सकेगी। ये हमारी पहुंच से बहुत दूर है, इसलिए हम कभी देख नहीं सकते, क्योंकि हम उन्हीं को देख सकते हैं जिनकी लाइट यानी जिनका रिफ्लेक्शन हम तक पहुंचता है, और न कभी इनके बारे में कोई जानकारी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इतनी दूर हैं जहां से इनका प्रकाश भी हम तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में ये तो सवाल ही नहीं उठता कि हम किसी भी तरीके से इन तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से हम केवल इतना ही जानते हैं जितना हम देख सकते हैं। उससे आगे भी हमारा ब्रह्मांड मौजूद है, लेकिन ये कहाँ तक फैला हुआ है ये हम नहीं जानते और न ही हम कभी जान पाएंगे। यहाँ मैं ये पता चला कि हमारे ब्रह्मांड में हमने जहाँ तक ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से 200 बिलियन गैलेक्सियां मौजूद हैं। हालांकि इनसे 10 गुना ज्यादा गैलेक्सियां अभी भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं और हमारे पास जो टेलीस्कोप हैं वो 90% गैलेक्सियों को ऑब्जर्व करने में सक्षम नहीं है। देखिए,
गैलेक्सियां या तो हमसे बहुत दूर हैं या इनकी लाइट बहुत कम है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स इनका अंदाजा केवल डाटाबेस के आधार पर लगाते हैं। न्यूली कलेक्टेड डाटा के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सिमुलेशन क्रिएट किया जिसमें उन्होंने पाया कि अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सी की डेंसिटी आज से 10 गुना ज्यादा रही होगी, यानी ग्रहों की नजदीकियां रही होंगी, और गैलेक्सियां सघन यानी डेंसिटी में रही होंगी। गैलेक्सियां छोटी और कम चमकीली रही होंगी। उनका मास हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सैटेलाइट के चक्कर लगाने वाले मेष के आसपास रहा होगा। इससे हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि समय के साथ साथ ये गैलेक्सियां एक दूसरे के साथ मर्ज होकर इवॉल्व होती गई होंगी। इसके कारण इनका टोटल नंबर भी समय के साथ घटता गया होगा, जो कि इस ब्रह्मांड में मौजूद 90% गैलेक्सियों के बारे में जानना अभी भी हमारे लिए बाकी है। इनके बारे में हम आगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारा ब्रह्मांड किस तरह से बना हुआ है, इसकी हम एक कल्पना नहीं बल्कि आपको एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा चांद यानी मन पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और हमारे सौरमंडल के बहुत सारे ग्रह हैं जिनके अपने अपने उपग्रह हैं। वो अपने उपग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी जिस तरह से चांद हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए भी सूर्य का चक्कर लगाता है, इसी प्रकार हमारा सौरमंडल यानी सूर्य भी किसी एक सेंट्रिक पॉइंट का चक्कर लगाता है और अपने सारे ग्रहों और उपग्रहों को साथ लेकर चक्कर लगाता है। इसी तरह जी गैलेक्सी के सेंटर के अलावा एक सेंटर ऐसा भी है जिसके चारों ओर सारी गैलेक्सियां चक्कर लगाती हैं। यानी बहुत सारी गैलेक्सियां अपने ग्रह, उपग्रहों और अपने उल्का पिंडों के साथ एक सेंटर का चक्कर लगाती हैं। और इसी तरह गैलेक्सी का सेंटर भी इस तरह बहुत सारी गैलेक्सियों का एक मिड पॉइंट यानी सेंटर है, और वो सेंटर भी अपनी पूरी गैलेक्सी के साथ किसी मिड पॉइंट यानी सेंटर का चक्कर लगा रहा है। यानी इस ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कितना विशाल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ।